हाय बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई सीरीज में जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बोर्ड्स की जर्नी मैंने आप लोग की कंप्लीट करवाई, सक्सेसफुली अकम्प्लिश करवाई है और अब बारी है सीयूईटी 2024 के टारगेट की। ऑल्दो प्रतिज्ञा में मैं आप लोग का बहुत बेसब्री से वेट करी हूँ क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को पूरा A to Z तैयारी करवाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट, दैट इज फॉर सोल्यूशंस। शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोग प्रिपेयर्ड है। ऑल्दो ये चैप्टर आपको मैंने बोर्ड्स में भी पढ़ा है और सीयूटी में भी आ रहा है, सो आई थिंक आप काफी हद तक प्रिपेयर्ड होगे। बट लेट्स गेट स्टार्टेड, चेक करते हैं कि आप लोग कितना तैयार हैं। सो आई वांट ऑल माय केम कमांडोज विद मी। आपने इतनी शिद्दत से पुकारा है कि मैम केमिस्ट्री लेकर आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो मैं आ गई हूँ और लाइव भी बहुत जल्दी आऊंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, आप जो जो चाहते हो वो सब होगा, लेकिन हाँ, हर चीज का अपना एक तरीका होता है, तो हम उस तरीके को मेंटेन करते हुए पढ़ाई को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। सो सभी बच्चों ने आई थिंक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो के एंड में मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगी कि क्या सारे कमांडोज मेरे साथ हैं। येलो हार्ट्स की बरसात होनी चाहिए अगर चैप्टर दिमाग में बैठ गया हो, और मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो चैप्टर क्या, हर चीज आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठने वाली है। सो शुरू करते हैं इस कहानी को। सॉल्यूशंस, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। पेपर में अगर मैं बात करूं तो 2 सवाल बनते हैं इस चैप्टर से और वो भी न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं। सो यस, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक स्लाइड थ्योरी पे भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मान के चलिए ये चैप्टर आपका 5 से 10 नंबर का सीयूटी के पेपर में आ रहा होगा, राइट। सो टारगेट है अपना क्या, 200 लाना। केमिस्ट्री का पेपर हमारे कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, एंड आई वांट एवरीवन टू टारगेट फॉर द बेस्ट। तो 200 का टारगेट रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी मैं, आप लोग प्लीज मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। ऑल्दो मैं इसे क्विक मोड में करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप 2-3 बार कम से कम देख ले ताकि आपको ये चैप्टर दिमाग में बैठ जाए, राइट। सो इसको काफी हद तक क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशंस, सो मैम सॉल्यूशंस आर क्या है, क्या है, क्या है मैम? सॉल्यूशन आप हो हमारी प्रॉब्लम का, ऐसा आप सोच रहे होगे, बट नहीं, मैं यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। सो यस, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस क्या है, एक छोटा सा वर्ड आता है आपके दिमाग में और आई थिंक वो आ चुका होगा, और वो है होमोजीनियस मिक्सचर्स को बोला जाता है सॉल्यूशंस। क्या मैंने सही बोला? यस और नो, तुम्हारी मन की बात मैं पकड़ ही लेती हूँ, समझ ही लेती हूँ। तो मैम जो आपके पास आप मतलब सिस्टम्स हैं, मिक्सचर्स है, उन मिक्सचर्स में अगर मेरे पास कोई 2 प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है तो हम उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यार, कोई भी एक 2 लिक्विड चीनी पानी में डाल दिया है, हवा की बात करेंगे, कुछ लिक्विड लिक्विड में मिला दिया है, कुछ सॉलिड लिक्विड में मिला दिया है, कुछ मिला के कुछ यूनिफॉर्म चीज अगर मैं बना रही हूँ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, सेम कॉम्पोजिशन के साथ, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। यस और नो, क्वाइट सिंपल मैम, कुछ भी मुश्किल तो था ही नहीं यहाँ पे। तो वर्ड आता है, प्लीज गौर से सुनते जाएंगे, ऐसा सुनना कि मैम एक कहानी सुना रही है और कहानी हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सो प्लीज बी फोकस्ड, राइट। सो होमोजीनियस एक वर्ड आता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोला जाता है। होमोजीनियस का मतलब आई थिंक सभी लोगों को याद होगा, दैट इज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हर जगह से बराबर है तो उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा। ग्लास का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हर जगह सेम है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। मतलब कि आपके पास मिक्सचर्स कैसे हो सकते हैं मैम? सॉलिड में आपने गैस मिलाया, लिक्विड मिलाया, सॉलिड मिलाया, गैस में सॉलिड मिलाया, लिक्विड मिलाया, गैस मिलाया, लिक्विड में सॉलिड मिलाया, लिक्विड मिलाया, गैस मिलाया। कैसे मिक्सचर हो सकते हैं? 9 टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं आप अगर इन तीनों स्टेट्स को मिक्स करके बनाते हो। तो पेपर में एक सवाल यहां से आ जाता है कि यार इनके ना एग्जाम्पल बता दीजिए, राइट। उससे पहले सोल्यूशन आप सभी लोगों को पता है 2 चीजों से बनता है, आई थिंक एवरीबॉडी नोस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। अच्छा, अगर समझना हो कि मैम सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो सल्यूट वो चीज जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में। अच्छा, ये बॉटल तो याद होगी ना तुम लोगों को, है ना, इसी ने हमारा साथ दिया था तैयारी के टाइम पे, है ना। तो इसमें अगर मैंने कुछ मिक्स करा और जो कम अमाउंट में है वो सल्यूट है और जो पानी है वो सॉल्वेंट है ना। सिंपल सी कहानी, इस बॉटल का साथ रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो सोल्यूशन को फिर मैंने बोला क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। तो भाई मैम सिंपल सी कहानी है कि मैम पहले मैं गैस के सोल्यूशन बना लेती हूँ, फिर मैं लिक्विड के सोल्यूशन बना लेती हूँ, फिर मैं सॉलिड के सोल्यूशन बना लेती हूँ। तो मैम गैस में एक बार आप गैस मिला दीजिए, ठीक है, गैस में एक बार आप गैस मिला दीजिए, गैस में एक बार आप लिक्विड मिला दीजिए, गैस में आप सॉलिड मिला दीजिए, लिक्विड में गैस मिलाइए, लिक्विड में लिक्विड मिलाइए, लिक्विड में सॉलिड मिलाइए, सॉलिड में गैस मिलाइए, सॉलिड में लिक्विड मिलाइए, सॉलिड में और उसके बाद सॉलिड मिलाइए। तो 9 टाइप के सोल्यूशन बनेंगे। आप इनको इस चैप्टर में पढ़ते हो क्योंकि इस चैप्टर में हम केवल लिक्विड सोल्यूशंस को ही पढ़ते हैं, बाकी सोल्यूशंस को नहीं पढ़ते। बट हाँ, एक सवाल आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन पे, तो जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले शुरू करते हैं गैस इन गैस से।
अगर मैं गैस इन गैस की बात करूँ तो यार ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसे तो नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कमरे के बाहर थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, अगर बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन बदले तो एक अलग केस है, बट अगर नॉर्मल जगह पे तुम रह रहे हो तो हर जगह से एयर सेम है, राइट। सो गैस इन गैस का एग्जाम्पल आई थिंक एवरीबडी नोज एयर होगा। अच्छा, गैस इन लिक्विड आई थिंक आप पीते हैं, गर्मी आने वाली है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर जाता है जो कि हेल्दी तो होती नहीं है बट मन तो मन है, राइट। सो यस, अगर मेरे पास क्या है, पानी में कोई गैस है जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, राइट। सो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, या फिर पानी में ऑक्सीजन होता है जिससे फिशेस ब्रीथ करती है, तो अगेन वो किसका एग्जाम्पल है, गैस इन वाटर का। तो आई थिंक आपको याद होगा गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वेरी सिंपल। आइए उसके बाद गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल एक याद रखिएगा, ये एक कैटलिस्ट होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, H2PD, H2PT। तो हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम पे पहले एडिजॉर्प्शन होता है फिर एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो चीज बनती है उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस है और प्लैटिनम या प्लैडियम आपके पास सॉलिड है, तो दैट इज गैस ऑन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन दैट इज गैस इन लिक्विड या फिर गैस इन सॉलिड या फिर गैस इन गैस का एग्जाम्पल भी हमारा हो गया है। आइए उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के अंदर अगर मैं गैस को मिला दूं तो फिर क्या हो सकता है, लिक्विड के अंदर गैस को मिला दें तो हमारे पास हो जाएगा दैट वुड बी वाटर वेपर, है ना, जो आपका मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर में क्या होता है, हवा में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर लिक्विड इन गैस, राइट। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इवेपोरेशन या फिर मॉइस्चर, राइट। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड तो यार बचपन से थोड़ा सुन लिया होगा, है ना, सुन तो लिया ही होगा तुमने, दैट इज कोई भी दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो यार, एग्जाम्पल दिख रहा है, ऑल्दो मुझे दिखाना नहीं चाहिए था बट ठीक है अब आ गया, क्या ही कर सकते हैं। दैट इज इथाइल एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल और वाटर, नाइट्रिक एसिड और वाटर, एसीटोन और वाटर, कोई भी दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो लिक्विड इन लिक्विड का टाइप बन जाएगा, ठीक है भाई। आइए सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे होता है आपका मेटल मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी में कोई भी मेटल डालें, राइट, सो अमलगम के साथ कोई भी मेटल हो तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये लिक्विड क्या है, मरकरी, सॉलिड क्या है, कोई भी मेटल। तो जैसे ये सिल्वर का अमलगम बनाया, निकल का बना दिया, किसी का भी बनाएंगे तो जो कम अमाउंट में है वो सल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड भी क्लियर होगा। आइए आइए अब आ जाते हैं हम लोग, दैट इज योर सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। तो एक याद रखिएगा, कैम्फर जो होता है आप लोग को बचपन में पता होगा, जो कपूर होता है, राइट, वो सब्लिमेशन में जाता है, डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। सो इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर सॉलिड है और वो हवा में उड़ गया है तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगा। या फिर आयोडीन को नाइट्रोजन में डाल दीजिए तो दैट इज ऑल्सो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स थोड़े से बच्चे आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड देन कम्स आर मेन थिंग्स जो आ जाती हैं पेपर में, दैट इज आपका है सॉलिड इन लिक्विड। तो चीनी को पानी में डालो, नमक को पानी में डालो, ग्लूकोज को पानी में डालो, किसी को भी पानी में डालो तो बनेगा सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन, राइट। सो ये आप लोग के पास होगा। और लास्टली सॉलिड इन सॉलिड में आप क्या आएंगे, अलॉयज, मेटल के अलॉयज जो होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन कहलाए जाएंगे। सो ये कुछ 9 टाइप के सोल्यूशंस हैं जिनमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, किसी भी दो लिक्विड को मिक्स करो, एल्कोहल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, नाइट्रिक एसिड इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, एनी 2 लिक्विड्स। एंड सॉलिड इन लिक्विड में आपका हो जाएगा चीनी को पानी में डालो, नमक को पानी में डालो, ग्लूकोज को पानी में डालो, यूरिया को पानी में डालो, एनीथिंग यू कैन रिलेट विद इट, राइट। तो ये चैप्टर 3 हिस्सों में भी डिवाइडेड होगा। पहला जो क्वेश्चन है अगर मिक्सचर है तो वो हेनरी लॉ से बच्चे सॉल्व होगा, अगर लिक्विड इन लिक्विड है तो रॉल्ट लॉ से सॉल्व होगा, ठीक है। और सॉलिड इन लिक्विड है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सॉल्व होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 सेक्शन में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड होगा। अब ये जो सॉलिड तुमने डाला है, अब मैं बोलूँ सल्यूट जो तुम डाल रहे हो, ये सल्यूट कितना है एक सॉल्यूशन में वो कौन बताता है, कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेसिक फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। कितना सल्यूट है तो इसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, बट हम मेजॉरिटी जो मेन है उनको उठाते हैं। पहला आएगा मोल फ्रैक्शन, आई थिंक आपको याद भी होगा मोल फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कंपोनेंट ए और बी हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन में गिवन मास ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ
बी। ठीक है, तो ऐसे ही होगा और दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, सो दिस इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। देन कम्स योर मोलैरिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, और क्योंकि वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म माना जाएगा। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्योंकि वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड और लास्ट है हमारे पास मोलैलिटी, स्मॉल m से इसको बच्चों शो करेंगे। एंड देन फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म रहेगा। ठीक है, दिस विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। आई होप सो तीनों टर्म्स आपको क्लियर है, तीनों फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे इन फॉर्मुलेस को आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए हो तो कम से कम इन वन शॉट के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी इसको मैं कम्युनिटी पे अपलोड कर दूं, एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, ऑन द अडा 247 ऐप। आइए, एक बहुत ही बेसिक सवाल मन में आता है, मैम कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? मैम कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही बोलते हो, और सॉल्युबिलिटी भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही बोलते हो। तो क्या तुम लोग बता पाओगे अपने मन में? जवाब दीजिए, क्या डिफरेंस आप समझ पाते हैं? तो एक छोटा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पानी है, इसमें मैंने 500 ग्राम चीनी डाला, ठीक बात है, 600 ग्राम डाला, ठीक बात है, 700 ग्राम डाला, ठीक बात है, सब कॉन्सेंट्रेशन है। बट फॉर एग्जाम्पल 1 किलो के बाद इसमें और चीनी नहीं आ पा रही है, एक प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया मैंने। तो जो 1 किलो का जो चीनी है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो इसमें आ सकता है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको इसका सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे और एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सोल्यूशन और अ सॉल्यूशन और अ सॉल्वेंट, राइट? सो ये सॉल्युबिलिटी क्या है? अब मैं द बेसिक बात करूं तो यार सॉल्युबिलिटी हमारे पास दो टाइप से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि यार लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। तो सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड की होगी, क्योंकि भाई दोनों सेम चीज़ है। पानी को पानी में मिला के देखोगे तुम आराम से मिला लोगे, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड के केस में अगर मैं देखूँ तो यार जब भी तुम एक सॉलिड को पानी में डालोगे तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गैस कंपेरेटिवली जल्दी डिसॉल्व होगा क्योंकि गैसेस लिक्विफाइबल भी होते हैं। सो इन दोनों का सॉल्युबिलिटी आप अलग से पढ़ते हो कि कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। तो पहले सॉलिड इन लिक्विड पढ़ते हैं, फिर गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं। सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन बोल दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो सॉल्युबिलिटी मैम किन किन चीज पे डिपेंड कर रही है? सोल्यूट का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। पहली बात तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर चीज में मिलेगी, नॉन पोलर चीज में मिलेगी। सो दैट इज लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। और उसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो नेचर तो सिंपल है, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। तो ये वाली बात तो सेम ही रहेगी। बट टेम्परेचर और प्रेशर, तो टेम्परेचर के लिए मैं आपको याद करवाती हूँ चाय और शिकंजी। चाय गर्म पीते हैं, शिकंजी ठंडी पीते हैं। चाय में चीनी जल्दी मिलेगी, शिकंजी में देर में मिलेगी। तो क्या समझ में आया? गर्म चाय में चीनी जल्दी मिल रही है, ठंडे पानी में चीनी कम मिल रही है। तो चीनी जल्दी कब मिल रही है? गर्म। गर्म मतलब हाई टेम्परेचर। तो याद क्या रखेंगे? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसके लिए? एक एंडोथर्मिक, जिसको हीट कर रहे हो, चाय बनाने के लिए गर्म करते हो पानी को, राइट? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, याद रखेंगे हम लोग। और अगर इसका उल्टा कर दें तो हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। किसके लिए? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एक एक्सोथर्मिक। तो प्लीज सॉल्युबिलिटी के लिए ये बात याद रखेंगे। ऑल्दो हमने लिख भी रखा है, डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है सॉल्युबिलिटी घटेगा। आई थिंक याद ही होगा, चाय गर्म, टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा।
राइट एवरीबॉडी, आई होप सो क्लियर होगा। आइए, अच्छा प्रेशर का क्या मैं बात करूं तो प्रेशर का आप बोल सकते हो मैम प्रेशर का कोई असर नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स क्या होते हैं रिजिड, उनको आप कितना ही प्रेशर दो वो लिक्विफाई तो होगा नहीं, तो प्रेशर का मैम कोई भी असर नहीं होगा सॉलिबिलिटी पे। बहुत बढ़िया। आइए, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी मैं सोल्यूशन को क्या क्लासिफाई कर सकती हूँ? हाँ भाई कर सकते हो, सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, सॉलिबिलिटी सबसे कम, सॉलिबिलिटी ज्यादा से भी ज्यादा। तो 3 टाइप के सोल्यूशन होंगे, आई थिंक आपको याद होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका आ सकता है वो ऑलरेडी आ चुका है, अनसैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट अभी तक नहीं आया है, सुपर सैचुरेटेड वो जो कि सैचुरेट हो चुका है उसमें फिर भी तुम डाले जा रहे हो। सोचो तुम पढ़ चुके हो, तुमने मेरे साथ उस दिन कितना घंटा पढ़े थे हम? 8 घंटा, है ना? 8 घंटा तुम मेरे साथ पढ़े, फिर मैं तुम्हें कहूँ बेटा 6 घंटे और पढ़ लो आके, तुम कहोगे मैम मैं तो सैचुरेट हो चुका हूँ अब और कितना पढ़ूं? फिर मैं कहूँगी बेटा पेपर है अभी तो करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें सुपर सैचुरेटेड बनाने वाली हूँ, राइट? सो एक एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, समझ में आया? तो दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट एवरीबॉडी? सो आई थिंक आपको क्लियर होगा, सैचुरेट होने के बाद और डालोगे तो सुपर सैचुरेटेड बनेगा। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन का एक बात याद रखना, आप डाल रहे हो सोल्यूट को तो डिसॉल्व हो रहा है तो डिसोल्यूशन। अब जब तुम डाल रहे हो वो सैचुरेट हो चुका है तो कुछ अगर तुम उसके ऊपर भी डालते रहोगे तो निकलने लगेगा ना, राइट? प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा तो क्रिस्टल की फॉर्म में आएगा तो क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो उसमें 2 प्रोसेस होंगे, डिसॉल्व होने का प्रोसेस डिसोल्यूशन और बाहर निकलने का प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम होता है, किसके बीच में? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। जितना तुम अंदर डाल रहे हो उतना बाहर आ रहा है, तभी तो सैचुरेटेड बन पा रहा है, राइट? सुपर सैचुरेट कर रहे हो तुम इसको, प्रेसिपिटेट बन रहा है इसमें, ठीक है? तो दैट इज एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन में, जिसमें number of molecules या solute going into the solution are equal to the number of solute which are coming out of the solution, that is dissolution का रेट इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन का रेट। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है किसमें? आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन में। पेपर में आ सकता है तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई? आइए अब आ जाते हैं गैस इन लिक्विड पे। तो भाई गैस इन लिक्विड में हम एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, और कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हैं? ठंडी पीते हैं। तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक में हमें जो फिज की फीलिंग है वो आती है, लेकिन गर्म कोल्ड ड्रिंक में नहीं आती है। सोच के देखो, कोल्ड ड्रिंक को बाहर रख दिया धूप में तो उसमें फीलिंग नहीं आएगा, बस ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो फ्लेवर जैसा पी रहे हैं, बट फिज का फीलिंग नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ठंडी जब कोल्ड ड्रिंक होगी तो अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि उसमें ज्यादा CO2 डिसॉल्व होता है। तो गैस इन लिक्विड के लिए हम बोलेंगे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी का, तो दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है फॉर गैस इन लिक्विड, राइट? सो याद रखेंगे किसको? कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है? आइए, अच्छा प्रेशर तो तुम्हें पता ही होगा, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हर किसी ने खोला है और जब उसे खोलते हो तो एक फिज की फीलिंग आती है। कितना टाइटली बंद करके देते हो ताकि तुम उसे खोल ही ना सको? नहीं, वो इसलिए टाइटली बंद करके देते हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा CO2 को हम लोग डिसॉल्व करवा सके। तो क्यों ऐसा हम बोलेंगे? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। अच्छा, ये किसने कहा था? ये एक महान साइंटिस्ट ने कहा था जिनकी बारे में हम अगला पढ़ने वाले हैं। आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा उनका नाम, दैट इज हेनरी। तो ये बोला था हेनरी ने, और यहाँ से आता है आपका पहला लॉ विच इज हेनरीज लॉ फॉर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। सो हम यहाँ से चैप्टर को ऑफिशियली शुरू करते हैं। गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस पढ़ेंगे पहले, फिर लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे, और फिर बच्चों सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में आता है आपका हेनरीज लॉ। आई होप सो आपको याद होगा। क्या बोलता है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है? और इसमें आपने फॉर एग्जाम्पल एक गैस ली, एक लिक्विड लिया है, ठीक है? द लिक्विड इज A, ठीक है? और इसमें आपने फिर एक क्या डाला? फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें गैस डाल दी, दैट इज B। और गैस तो क्या होती है? वॉलेटाइल होती है, ठीक है? तो गैस वॉलेटाइल है तो वेपर फेज में भी कुछ कुछ रहेगी, ठीक है? तो उसने बोला कि इस गैस का जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस गैस की सॉल्युबिलिटी के लिक्विड फेज में। तो ऊपर वाला फेज वेपर फेज, नीचे वाला फेज लिक्विड फेज, तो दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड फेज। ये बोला था हेनरी ने, और इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट आया KH, दैट इज XB। तो दिस वाज द कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज योर हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ कहता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर इन द वेपर फेज। जितना प्रेशर ऊपर से पड़ेगा उतना ही अंदर सॉल्युबल होती जाएगी, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये कहानी थी हेनरी लॉ ने जो उन्होंने बताई।
तो उसको स्टेटमेंट वाइज बोले तो क्या बोलेंगे, द लॉ स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस of in a liquid solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the gas or liquid solution। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा उस गैस की सॉलिबिलिटी। किसने बोला, हेनरी ने ये बात बोला। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, तो KH यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ गया। अच्छा, ग्राफ बनाएंगे तो PA वर्सेस XA का ग्राफ, दैट इज प्रेशर वर्सेस XA का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, जहां पे स्लोप आपको हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू देगा। अच्छा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, आपको मैंने बताया था, और क्योंकि अगर आप उसको देखें तो ये घटेगा बढ़ेगा जब आपका सॉलिबिलिटी घटेगा। तो यहाँ पे KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और, ठीक है, छोटी सी बात और, वो है हमारे 3 एप्लीकेशंस फॉर योर हेनरीज लॉ। आई होप आपको याद है। सबसे पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, टाइटली सील करोगे, तो CO2 की मात्रा कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेंड्स। जब स्कूबा डाइवर्स आपके अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर प्रेशर ज्यादा है, तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाती है। जब वो वापस ऊपर आते हैं तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि सॉलिबिलिटी घट गई है। अब ये नाइट्रोजन गैस जब उनके ब्लड में निकलती है तो उनकी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से उनको एक बेंड्स नाम का फिजिकल पेनफुल सा कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंड्स अगेन क्यों हुआ है, आपकी हेनरी लॉ की वजह से ही हुआ है। और इसको अवॉइड करने के लिए इनके जो स्कूबा टैंक्स होते हैं उसमें हम लोग हीलियम को ऐड करते हैं। क्यों मैम हीलियम को ऐड करते हैं, क्योंकि हीलियम का KH बहुत बड़ा है, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है, तो ये आपकी बेंड्स को डिसॉल्व होने से रोक रही होगी। ठीक है, तीसरी बात है आप लोगों की, थर्ड थिंग इज दैट इज योर एनॉक्सिया। जब माउंटेन क्लाइंबर्स पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें डिफिकल्टी टू थिंक होता है, और इस मेडिकल कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। सो दीज 3 आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर हेनरीज लॉ। क्लियर है? आइए इसके बाद हम सेकंड सेक्शन पे बढ़ जाते हैं। वी हैव अ वेरी क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर सेट होता होगा, क्योंकि देखो आई थिंक आपने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ रखा होगा और आपको बस ये चाहिए होगा कि मैम एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दे दो कि रिवीजन सा हो जाए हम लोग का, और हम लोग इस वीडियो को अगर 2-3 बार भी फास्ट मोड में देख लें तो हमारे दिमाग में चैप्टर एकदम ना टू द पॉइंट पेस्ट होता चला जाए। सो वही पर्पस है मेरा, और मेरी हर वीडियो में आई थिंक मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया वो मैं निभा रही हूँ पूरी शिद्दत से। इन्फॉर्मेशन देना हो, मोटिवेट करना हो, कंटेंट देना हो, तैयार करवाना हो, आई थिंक आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट यू पीपल रियली रिक्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट चीज की तरफ। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है आपका लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपकी आती है रॉल्स लॉ। ठीक है, जब भी लिक्विड एंड लिक्विड का क्वेश्चन आएगा तो रॉल्स लॉ से हमें आंसर करना है। तो रॉल लॉ क्या कहता है, रॉल लॉ कहता है क्या कि अगर आपने कोई 2 लिक्विड सोल्यूशन लिया, ठीक है, कोई 2 लिक्विड सोल्यूशन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड सोल्यूशन A था। अब लिक्विड्स आर आल्सो वॉलेटाइल, तो ये कुछ ना कुछ ऊपर वेपर फेस में भी रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरा लिक्विड सोल्यूशन लिया B, और ये भी क्योंकि वॉलेटाइल है तो कुछ कुछ वेपर फेस में रहेगा। दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों ही अब वेपर फेस में रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है, ये लिक्विड B है, ये लिक्विड A है। तो ये प्रेशर केवल A का प्रेशर रहेगा तो P0A प्योर A का प्रेशर, ये प्रेशर केवल B का रहेगा तो P0B प्योर B का प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर A का अलग है और B का अलग है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे मिक्सचर के वेपर प्रेशर को निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं पूरे मिक्सचर में वेपर प्रेशर को निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ से आपका PT निकल के आएगा और PT हो जाएगा PA प्लस PB के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, PT प्लस PA प्लस PB के बराबर। अच्छा, यहाँ से PA आप हेनरीज लॉ की मदद से निकाल लेते हैं, आई होप आपको पता होगा। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन PA, इसकी सॉलिबिलिटी XA है और एक की सॉलिबिलिटी XB है, लेकिन यहाँ पे इसका पर्सनल कांस्टेंट हम यूज करेंगे दैट इज P0A XA, और PB यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा P0B XB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगी, यहाँ से मैं बोलूँगी PT इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, और अगर मैं XA को रिप्लेस कर दूँ 1 माइनस XB से तो ये फॉर्मूला आपको PT का मिल जाएगा दैट इज P0A
प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी. So this will be the formula that you people will be having. क्या हम लोग को इतनी बात क्लियर है एवरीबडी इन द चैट सेक्शन? यस और नो? यस और नो? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो क्या आप लोग यहाँ तक मेरी बात इतनी समझ गए हैं कि रॉल्स लॉ में, ठीक है, रॉल्स लॉ में हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है, और ये भी कहानी सेम ही कह रहा है. देखो हेनरी लॉ से मिलती जुलती बातें ही कह रहा है, बस इतना फर्क दे रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रहा हूँ, और हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड का वेपर प्रेशर बता रहा है. तो ये मिक्सचर का वेपर प्रेशर बताता है रॉल्ट लॉ. ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का. ठीक है, तो जो सोल्यूशंस रॉल्ट लॉ की बात मान लें, ठीक है, जो सोल्यूशन रॉल्ट लॉ की बात मान लें, रॉल्ट लॉ ने बोला फॉर एग्जांपल इतना वेपर प्रेशर आना चाहिए, एक्स अमाउंट आना चाहिए, और वो एक्स अमाउंट का वेपर प्रेशर ही बना रहे हैं दो चीजों को मिक्स करके, तो ऐसे सोल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? आइडियल. सो आइडियल सोल्यूशंस वो हैं जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो करें, जो उतना ही वेपर प्रेशर लेकर आए जितना रॉल्ट लॉ बताता है. ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन. अब यहाँ पे अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए लिक्विड है, एक बी लिक्विड है, और दोनों को मिक्स किया तो ए बी बना, तो अगर इनका इंटरेक्शन बराबर बनेगा, ए बी बी का इंटरेक्शन बराबर होगा ए बी से, तो ऐसे सोल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? ऐसे सोल्यूशंस को आप लोग बोलेंगे आइडियल सोल्यूशंस. ठीक है, तो और इन सोल्यूशंस में सबसे पहली बात, इनकी इंटरेक्शन सेम रहेगी, कोई स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा, पहले भी स्ट्रॉन्ग था बाद में भी स्ट्रॉन्ग, पहले भी वीक था बाद में भी वीक, बराबर. दोनों को मिक्स करेंगे, कोई भी ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वन केस, और ना तो वॉल्यूम में चेंज, पहले 2 और 3 5 ml था, बनने के बाद भी 5 ml बना, तो ना वॉल्यूम में चेंज हुआ ना इंथैल्पी में चेंज हुआ, स्ट्रेंथ भी बराबर रही. ऐसे सोल्यूशंस को आइडियल बोला जाएगा. बट दुनिया में आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, बट ये 3 आइडियल हैं. एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल बनाएगा, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बनाएगा, और बेंजीन और टॉलुइन बनाएगा. सो प्लीज रिमेंबर दीज 3 एग्जांपल्स फॉर आइडियल सोल्यूशन. बट रियल लाइफ में थिंग्स आर नॉट आइडियल, और अगर आइडियल नहीं है तो रियल लाइफ में होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो ना करे. रॉल्ट लॉ ने बोला 8 ATM का प्रेशर आना चाहिए, तुमने 4 दे दिया, तुमने 9 दे दिया, तुमने 6 दे दिया, तुमने 10 दे दिया, मतलब जो उसने बोला उतना नहीं दिया, उससे ज्यादा दिया या उससे कम दिया. तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जो कि पहली बात तो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ना इनका एंथैल्पी 0 के बराबर, ना इनका वॉल्यूम 0 के बराबर, कुछ भी फॉलो ही नहीं करा तो नॉन आइडियल कहलाएंगे. अब या तो वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल 8 आना चाहिए था, अब 10 आ गया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, 8 नहीं 6 आ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया. बराबर आया तो आइडियल है, ज्यादा आया तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, कम आया तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ. तो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के डेविएशन होंगे इन योर नॉन आइडियल सोल्यूशंस. ठीक है, 2 टाइप का डेविएशन रहेगा. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन में एक बात बस याद रखना, नाम से उल्टा है इंटरैक्शन. पॉजिटिव में सोच के लगता है कि जो चीज बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट नहीं, जो चीज बनता है वो वीक बनता है. तो मैम मेरा ए बी इंटरैक्शन वीकर है ए और बी बी इंटरैक्शन से. ठीक है भाई, इतना बात याद रखेंगे. अच्छा, बाकी सब ज्यादा है. ठीक है, पॉजिटिव है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर भी ज्यादा है ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी ज्यादा है ग्रेटर देन 0. ये 3 चीजें ज्यादा है और ये दोनों चीजें नाम से उल्टा है. ठीक है, पहली बात इंटरैक्शन नाम से उल्टा क्या बना रहा है आपका? वीकर इंटरैक्शन. एजियोट्रॉप नाम से उल्टा, पॉजिटिव वाला बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से उल्टा, पॉजिटिव वाला मिनिमम. व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? तो एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर है, वो 2 सोल्यूशन है जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन वेपर फेस एंड लिक्विड फेस. उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, उनके कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस नहीं है. अगर दोनों चीजें सेम हो अप्रोक्सीमेटली तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल, अब देखो जो चीज बन रही है वो अच्छी ना बने तो तुम क्या करो, एक पोलर को नॉन पोलर में डाल रहे हो जनरली, तो दैट कुड बी अ केस. ठीक है, तो कैसे याद रखें? देखो मैम, एसीटोन को में CH2 डालो, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन में इथेनॉल डालो. ठीक है, उसके बाद एसीटोन में बेंजीन डालो. नॉन पोलर पोलर का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, अब बेंजीन उठा लो उधर से, बेंजीन में CCl4 डालो, कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब CCl4 उठाओ, CCl4 में क्लोरोफॉर्म डालो, CHCl3. ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म उठाओ, CHCl3 में इथेनॉल डालो, C2H5OH, और यहां से इथेनॉल उठा लो, C2H5OH से में
पानी में मिला दो, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। ये तीनों सेम है, ठीक है। बेंजीन उठाया, बेंजीन यहाँ पे आया, CCl4 उठाया, CCl4 यहाँ पे आया, CHCl3 उठाया, CHCl3 यहाँ पे आया, इथेनॉल उठाया, इथेनॉल यहाँ पे आया। ये सारे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। आइए, अच्छा नेगेटिव, अगेन पहला और लास्ट पॉइंट डिफरेंट है। नेगेटिव जो चीज बन रही है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, ठीक है। तो AB इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरेक्शन। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहाँ पे हो रही होगी और तभी हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, राइट। बाकी सब कम है। वेपर प्रेशर जो होना चाहिए था उससे कम है। इंथैल्पी जो होनी चाहिए दैट इज लेस देन 0 होगा। वॉल्यूम भी लेस देन 0 होगा। क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग, नाम से उल्टा अगेन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप यहाँ पे आपका बन रहा होगा, ठीक है भाई। आइए, तो एग्जांपल देख लोगे एक बार, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, वी हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो AB इंटरेक्शन इज अ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, तो क्या बना रहा है, नेगेटिव। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो समझ जाना कि यह हमेशा नेगेटिव डेविएशन का केस होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एसिड और एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सभी की AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है और इसीलिए सभी क्या बना रहे हैं आपके नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल से सवाल बहुत ज्यादा पेपर में है। देखो अभी तक कहाँ से सवाल बना है, एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल से बनेगा, आइडियल के एग्जाम्पल से बन जाएगा। इसके अलावा हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से सवाल बनेगा। न्यूमेरिकल आपका यहाँ से नहीं आया है, ठीक है, इन दोनों से नहीं आया, न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आए। सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आइए लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज योर colligative properties solid and liquid solution. So we have 4 colligative properties that we need to understand. ठीक है भाई, colligative का मतलब co means together, ligger मतलब bind, तो जो properties साथ में bind करती हैं और किसकी वजह से करती है colligative properties, I think you remember that is your colligative properties, वो properties हैं जो कि केवल और केवल 6 PM जो कि डिपेंडेंट है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट के ऊपर। सो ऑल द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, सल्यूट का क्या नेचर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल और केवल सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। और ये हमारी 4 है, पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लास्टली ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी नीड टू डू। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए और जनरली अप्लाई करी जाती है, ठीक है। सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे कम अमाउंट में होते हैं। सो लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो क्या होगा मैम, देखिए जल्दी से एक बार देख लीजिए। अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें मैंने सॉलिड को ऐड किया। अच्छा सॉलिड्स क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, आई होप आपको रिमेंबर है ये बात। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड ए था, ठीक है, इसमें मैंने एक सॉलिड बी ऐड कर दिया, ठीक है, बी एक सॉलिड ऐड किया तो बी सॉलिड ऐड हो गया, ठीक है। ए लिक्विड था, तो लिक्विड तो वॉलेटाइल है तो लिक्विड यहाँ पे वेपर फेस में होगा, ठीक है, दिस इज माय वेपर फेस। लेकिन जब आपने सॉलिड को ऐड किया तो अब सरफेस पे कुछ ना कुछ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, ये तो जाएंगे नहीं ऊपर। और अगर ये ऊपर जाएंगे नहीं तो ऊपर जो मॉलिक्यूल जा रहे थे वो कम हो जाएंगे क्योंकि वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना, तो ये कम हो गए। अब यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में, वहां पे कम है, तो भाई इसका अगर मैं वेपर प्रेशर बोलूं क्योंकि प्योर ए का है और ये क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है तो ए है, तो मैं बोलूंगी यार ये वेपर प्रेशर ज्यादा है ना बच्चों और ये वेपर प्रेशर कम है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जब भी आप एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि सॉलिड एक नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है और वो कभी भी वेपर फेज में नहीं जाएगा। सो वी विल बी ऑब्जर्विंग व्हाट बच्चों, हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इसी को बोलते हैं क्या, जब भी एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करेंगे तो होता है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ मैम, पहले इतना था और अब इतना हुआ, तो इतना आपका वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया, इतना आपका वेपर प्रेशर कम हुआ। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा कितना कम हुआ, अगर मैं रिलेटिवली बात करूं तो रिलेटिव आपके ओरिजिनल से होगा और इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, जो कि बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। अच्छा क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं दैट इज माइनस PA अपॉन P नॉट A, तो ये किसके बराबर होगा, NB अपॉन NA प्लस NB के। और अगर ये ऐसा है तो आप ये बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो Na मैम
जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू एन बी, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले को, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए. So this could be the formula for your relative lowering of vapor pressure. ठीक है, this is the formula for your relative lowering of vapor pressure, where P naught A is the pure vapor pressure of solvent, P is the vapor pressure of a solution, P naught A again pure vapor pressure of solvent, and NB is number of moles of solute and Na is number of moles of solvent. So क्या बोला, if non-volatile solute is added to pure solvent, vapor pressure decreases. That is, vapor pressure of solution is always less than pure vapor pressure of solvent, and this is known as relative lowering of वेपर प्रेशर. क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? तो कहानी इतनी है, जब भी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा. और फॉर्मूला याद रखेंगे बस इतना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए. दिस इज द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. प्लीज फॉर्मूले इकट्ठे करते चलिएगा. आइए नेक्स्ट पे आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और वो एलिवेट क्यों हुआ? दो चीज़ें सवाल आपके मन में आएगा. तो पहली बात, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो सिमिलर टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है. ठीक है, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, बट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, 1 atm है. अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल 0.8 atm है, तो ऑब्वियस ही बात है आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ तो कम होगा, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में डालते वेपर प्रेशर कम होता है. तो यार इसको ऊपर जाने में और इसको ऊपर जाने में ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको कम. फॉर एग्जांपल इसको 100 डिग्री पे अगर ये बॉईल हो रहा है तो ये 101 डिग्री पे होगा. सिंपल बात है, डिग्री सेल्सियस. तो आपने क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ. तो आप ये बोलेंगे कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के. इसीलिए आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि वेपर प्रेशर घटा. वेपर प्रेशर घटा तो तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया गया. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर टी नॉट बी आपके प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और टी बी आपके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. तो दैट इज योर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ. तो आपका डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? दैट विल बी टी बी माइनस टी नॉट बी, है ना. टी बी माइनस टी नॉट बी विल बी इक्वल्स टू योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या होगा? अब ये डेल्टा टी बी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेल्टा टी बी जब ये कांस्टेंट हटता है तो कांस्टेंट आता है के बी, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? टी बी दैट इज एलिवेशन, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी. मोलालिटी का फॉर्मूला याद है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट. अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. केबी का यूनिट आपके सामने है और केबी इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट. केबी आपके सल्यूट या कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, हर सॉल्वेंट का अलग होता है. राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टीबी. अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मैम एक बार देख लेते हैं. भाई टेम्परेचर, सिंपल सी बात समझो. देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब तुम्हारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए. मतलब तुम पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ बनना बस शुरू होगा. तो उस पॉइंट पे वो लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में भी होगा. तो वो टेम्परेचर जब दो फेज को एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है. ठीक है. सो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल इसका एक एप्लीकेशन भी है. जो नमक है उसको ऐड किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए विंटर सीजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जब आपकी बर्फ़ गिरती है तो आपकी जो सड़कें हैं वो बर्फ़ से पूरी ढक जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है. तो फ्रीजिंग पॉइंट बर्फ़ का थोड़ा नीचे करने के लिए कि जल्दी से बर्फ़ ना जमे, तो आप बर्फ़ में क्या करते हो? नमक को ऐड कर देते हो. राइट. ताकि वो हट जाए और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन
प्रॉपरली हो सके। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर जब सॉलिड बनना शुरू होगा और लिक्विड सेपरेट आउट होने लगेगा। इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों फेसेस इक्विलिब्रियम में रहेंगी। इस टेम्परेचर को ही क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसको और ऐसा बना देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक फॉर्म है और ये आपका एक फॉर्म है, थोड़ा सा और ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेती हूँ, तो ये T0F है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब क्योंकि लिक्विड में जब आप डालेंगे तो कुछ वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर घटेगा तो अब ये कुछ पहले जाके इसको बाइसेक्ट करेगा, तो पहले जाके बाइसेक्ट करेगा तो TF आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो बेसिकली जब वेपर प्रेशर घटा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। ये बात याद रखेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए वेपर प्रेशर जब घटता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, राइट। सो फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? द फॉर्मूला इज डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट घटा मतलब कि अब ज्यादा किसका है? प्योर का। तो T0F माइनस TF प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KF विच इज द कांस्टेंट, राइट, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलालिटी WB अपॉन MB इनटू में WA और 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लास्टली, अच्छा यहाँ पे बात फाइनल बस ये याद रख लेना, जब भी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करा आपने बच्चों तो वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ये तीनों प्रॉपर्टीज ही आपकी पूरी जड़ हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, आई होप सो आपके दिमाग में क्लियर होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, आपके लिए काफी आसान रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर समझना। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज, उससे पहले ऑस्मोसिस समझना जरूरी है। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब भी आपके सॉल्वेंट से मूवमेंट होगी सोल्यूशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, तो सॉल्वेंट से मूव कर रहा है तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोल्यूशन का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट या डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मूवमेंट, दोनों ही बातें सही होंगी। सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द इनफ्लो, अंदर ही अंदर मूवमेंट है सॉल्वेंट का डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर यहाँ पे लो है। तो हाई टू लो वेपर प्रेशर, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कुछ भी बोलो, सब ऑस्मोसिस की ही कहानी है। अच्छा, इसको रोकने के लिए राइट, ऑस्मोसिस तो समझ में आई गया सभी लोगों को, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी लगाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया जाता है, राइट। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? सोल्यूशन की साइड जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसको क्या बोला जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से शो करते हैं। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो पाई यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, गैस कांस्टेंट आता है CRT के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, वेयर C इज योर कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू गैस कांस्टेंट और इनटू टेम्परेचर। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूजिंग फॉर योर ऑस्मोटिक प्रेशर। R का वैल्यू 0.0821 ले लेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू आप ATM में जनरली निकालते हैं। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत रेलेवेंस है। क्या? सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ मोल्स की बात करिए सोल्यूट की, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास पर्टिकुलरली सोल्यूट का निकाल सकते हो।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है कि यार ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे स्टेबल होते हैं केवल रूम टेम्परेचर पर, और ऑस्मोटिक प्रेशर केवल इकलौती ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हैज एन एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स बिकॉज इट इज कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। ये पॉइंट छोटा सा है बट पेपर में आ जाता है। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज कर रहे हैं? क्योंकि यही इकलौती प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पे हम कैरी करते हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब छोटा सा और कंसेप्ट, अगर दो सोल्यूशन है और दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर दो सोल्यूशन है और एक का ज़्यादा है और एक का कम है तो ज़्यादा वाला हाइपरटोनिक कहलाता है और लेस वाला हाइपोटोनिक कहलाता है। जो आपकी ब्लड सेल है वो 0.9% W/V सोल्यूशन ऑफ ब्लड के बराबर होती है, उसके आइसोटोनिक होती है। राइट, सो अगर आपने इस सेल को, ठीक है, इस सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे अब अंदर लो कंसंट्रेशन हुई, बाहर हाई कंसंट्रेशन हुआ। ऑस्मोसिस क्या होता है? लो टू हाई होता है, तो ये सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा। ठीक है, और बाहर वाला सोल्यूशन क्या है? एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो जब अंदर का कंसंट्रेशन कम, बाहर का ज़्यादा, तो बाहर पानी आ जाएगा सेल का और सेल श्रिंक कर जाएगा। बाहर वाले सोल्यूशन को हाइपरटोनिक बोला जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने ऐसा उल्टा कर दिया, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर आपकी लेस देन 0.9% है, तो अब बाहर लेस हो गई और अंदर हाई हो गई, तो अंदर से बाहर मतलब पानी जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा। और अगर सेल स्वेल कर जाएगा तो आपका जो बाहर वाला सोल्यूशन है, क्योंकि इसका कम कंसंट्रेशन है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो सिंपल बात बस इतनी समझना, जब सेल की कंसंट्रेशन कम, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी बाहर आ जाएगा। जब सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन आपकी कम, तो लो अंदर पानी आपका आ जाएगा। तो मूवमेंट जो है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ही हो रहा है, ये ऑस्मोसिस है, और ऑस्मोसिस से ही आपका जो सेल है वो स्वेल या श्रिंक कर रहा होगा। ठीक है, एंड देन कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस के उल्टा होता है। वहां पे सॉल्वेंट टू सोल्यूशन मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे सोल्यूशन टू सॉल्वेंट मूवमेंट होगा। दैट इज आपका गंदा पानी से साफ पानी, गंदा पानी से साफ पानी। तो क्या बोल सकते हो? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज लो टू हाई वेपर प्रेशर। तो लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या रहेगी? क्या हो गया ये? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? एक सेकेंड, चलो मैं क्या बोलूँ, दैट इज सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मूवमेंट होगा, तो आपका दैट इज लो नहीं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, या फिर सॉल्यूशन है तो लो वेपर प्रेशर टू हाई वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। अच्छा, दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस पानी के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। राइट, सो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ, इट इज द, अगर डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दिया, एक ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा के ऑन द ऑपोजिट साइड, तो आपका क्या होगा? मूवमेंट ऑपोजिट हो जाएगा और आपका जो पानी है वो आपको प्योर सॉल्वेंट की तरफ, आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, सो द फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, और इसके लिए ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ प्रेशर की ज़रूरत होती है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी पार्ट इस चैप्टर का है वेंट हॉफ फैक्टर। वो कहाँ पे यूज होता है? देखिए, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट हैं और अगर आपका सोल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल NaCl है, तो तुमने NaCl का 1 मोल पानी में डाला, पानी में जाके 2 मोल में कन्वर्ट हुआ। 1 मोल के हिसाब से फॉर्मूले ने बोला 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, बट पानी में जाके 2 मोल हो गया तो 2 डिग्री बढ़ गया। मतलब तुम्हारे फॉर्मूले में और ऑब्जर्वेशन में एक एरर आता है। अगर एक सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने 1 डाला 2 बन गया, तुमने 2 डाला 4 बन गया, तुमने 4 डाला 2 बन गया। बेसिकली वो डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो, और जिसकी वजह से तुम्हारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला गलत होगा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी गलत होगी, और इसको सही करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया वेंट हॉफ फैक्टर को। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हैं उन सभी को वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ताकि ये गलती आपके फॉर्मूले में ना आए और आपका वैल्यू सही आए। तो वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला हमारे सामने है। 2-3 फॉर्मूले हैं, बट हम इस वाले को यूज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आई होप यू रिमेंबर NaCl
टूटेगा Na+ और Cl- में, तो वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2/1 दैट इज 2। KCl टूटेगा K+ और Cl- में, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा अगेन 2। AlCl3 टूटेगा Al3 पॉजिटिव और 3Cl- में, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 4। तो नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एंड अपॉन बिफोर डिसोसिएशन आपका क्या होगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें I मल्टीप्लाई किया है, I मल्टीप्लाई किया है, I मल्टीप्लाई किया है, तभी आपका फॉर्मूला सही आएगा। अच्छा एक और समरी, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आपका सल्यूट है वो या तो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो या तो डिसोसिएट करेगा या तो एसोसिएट करेगा। डिसोसिएट किया तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, एसोसिएट किया तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ना वो टूटेगा ना वो जुड़ेगा। जितनी भी आपकी शुगर्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दैट इज द कंप्लीट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर वेंट ऑफ फैक्टर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और देख लो, कभी कभी जो सल्यूट है वो पूरा डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वी हैव अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा, दैट इज कितना डिसोसिएट हुआ इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। NaCl के नंबर ऑफ आयंस है Na+ और Cl-, तो N कितना होगा 2। तो फॉर एग्जाम्पल उसने बोला अल्फा NaCl का 50% है, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकाल दो, तो क्या होगा अल्फा 0.5 हो जाएगा, I बताना है, N 2 है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से कभी कभी जब ये पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है और एसोसिएशन में बस आप N की जगह 1/N कर लीजिए। सो दैट इज द एंटायर चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। बच्चों मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। प्लीज फोकस करिएगा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन क्या है, बढ़ता किससे टेम्परेचर से, सॉलिड इन लिक्विड में, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में, तो क्या आपका वेरिएशन है। उसके अलावा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपके ये रहेंगे जिनसे आपके मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर बन रहा होगा। जब आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो इस पे और फोकस करेंगे, और प्लीज ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए। सो आई थिंक मैंने एक बहुत ही क्रिस्प रिवीजन आप सभी लोगों को दिया है, एंड इफ यू रियली फेल्ट कि आप लोग का रिवीजन हो गया है, चैप्टर दिमाग में बैठ गया है, तो कमेंट सेक्शन में आई वॉन्ट ऑल माई केम कमांडोज टू बी देयर, स्पैमिंग होनी चाहिए येलो हार्ट्स की। और आप लोगों को जैसा भी लगा, काफ़ी दिन बाद कंटेंट मिला है हमें यहाँ पे, और काफ़ी दिन बाद मैं तुम लोगों से मिल रही हूँ। ऑल्दो मैं लाइव में मिलने का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, प्रतिज्ञा में तुम्हें पढ़ाने का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, तो आई थिंक आप भी उतना ही वेट कर रहे हो। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं दोबारा से डेफिनेटली आऊँगी एक नए चैप्टर के साथ, और लाइव में भी मिलूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली प्रतिज्ञा में तुम लोगों को फुल सिलेबस डिटेल में पढ़ा के, क्वेश्चंस करवा के, टेस्ट सीरीज करवा के, मोटिवेट करवा के सब कुछ करवाने वाली हूँ। सो मेक श्योर करिए कि पूरी कोशिश करिए यार। देखो मैं बोल नहीं सकती, बट मैं चाहूँगी कि आप लोग डेफिनेटली प्रतिज्ञा ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्रतिज्ञा का हिस्सा ज़रूर बने। तो 25 मार्च से प्रतिज्ञा शुरू हो रहा है, प्लीज़ इनरोल कर लीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। और अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक CUT एस्पिरेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो मैं यूट्यूब पे रहूँगी, बट यार देखो डिफरेंस तो आता ही है, क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमैटिक सिस्टम रहेगा। ऑल्दो I'll be everywhere, but I want कि if it's possible and if you really think कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मेरा 100% यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो डू इनरोल, एंड दिस इज माई कोड, प्लीज़ यूज़ इट वाइल इनरोलिंग, ताकि आप मेरी आर्मी का हिस्सा बन सकें, और मेरी आर्मी कभी नहीं हारती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। एक आखिरी बार मैं बता देती हूँ प्रतिज्ञा के बारे में, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और वैसे तो यार देखो डला हुआ है। अच्छा, प्रतिज्ञा प्लस की मैं बात कर रही हूँ, तो CUT साइंस में, ठीक है, UG PG के CUT साइंस सेक्शन में यू हैव प्रतिज्ञा एंड प्रतिज्ञा प्लस। 400 रुपये का डिफरेंस है, बट इसमें PYP किट आएगा, इसमें वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ रहेगा। तो प्लीज़ ट्राई प्रतिज्ञा प्लस के लिए। दिस इज द बैच, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नथिंग इज देयर। जिसमें आपको दिक्कत लेना है, Wi-Fi 13 कोड है, लगा दीजिएगा और एनरोल कर लीजिएगा। 25 तारीख को मिलते हैं और क्लासेस को शुरू करते हैं। गुड लक बच्चों, very very happy to be back with all of you, and a lot more is going to come for all of you, don't worry at all। सब कुछ कवर करवाया जाएगा, हर जगह होगा, अपने अपने तरीके से होगा, बट हर जगह होगा। सो गुड लक, कमेंट पढ़ने का वेट करूंगी। आई होप यू लाइक द सेशन। गुड लक।